नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ राजपाल एंड सन्स समूह के फेसबुक पेज पर आज मैं आपसे मल्लिका के बारे में जो आप सभी की जिज्ञासा रहती है उस कारण मैं मल्लिका के साथ में आई हूँ। और सब चाहते थे कि मल्लिका पर बात हो, तो हम आज मल्लिका पे बात करेंगे। दरअसल आज का विषय है कि मल्लिका क्यों लिखना जरूरी था। तो दरअसल इस मल्लिका के मेरे साथ हमेशा ये होता है। नमस्ते प्रभात, शैलेंद्र शर्मा जी, अनग, अनुकृति, प्रबोध जी, नमस्कार आप सभी को। अनीता मेरी दोस्त लंदन से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अनामिका, अनु। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि मैंने मल्लिका क्यों लिखना ज़रूरी लगा। क्योंकि हमेशा जब आप लिखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा काम करती है या एक बहुत बड़ी जिद काम करती है कि आप मल्लिका लिखें या किसी भी पात्र को, ऐसे पात्र को चुने जिसको इतिहास में ओझल कर दिया गया या वो ओझल हो गई। हाय लक्ष्मी, हाय अनामिका, रश्मि, सुशीला जी। अब मैं शुरू करती हूँ अपनी बात और बीच बीच में मैं आप सब से हेलो करती रहूंगी। मल्लिका मैंने क्यों लिखा, इसका बीज मेरे पिछले उपन्यास में आ चुका था। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरे अगले उपन्यास के कोई ना कोई बीज पिछले उपन्यास में छिपे होते हैं। और जब मैं स्वप्नपाश लिख रही थी तो फ्रेस्को कला के इतिहास में ओझल आर्टिमीजिया का जीवन मेरे सामने खुला। आर्टिमीजिया इटली की एक बहुत बड़ी कलाकार थी। क्योंकि वो महिला थी इसलिए उसको इतिहास में आसानी से ओझल कर दिया गया। तो मुझे लगा कि क्या हिंदी साहित्य में भी ऐसे पात्र हैं जो इतिहास में ओझल कर दिए गए और जिनको सामने आना बाकी है। और नीरजा माधव जी हैं, हमसे पिछली पीढ़ी की लेखिका हैं। उन्होंने ऐसी बहुत सी लेखिकाओं पर एक पुस्तक लिखी थी जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत न्यून स्थान मिला था। मगर मुझे मल्लिका ने हॉन्ट किया क्योंकि मैं भारतेंदु जी की जीवनियां पढ़ रही थी। उसमें मुझे मल्लिका जिस तरह से दिखी वो मुझे थोड़ा सा उदास करने वाला लगा। जैसे कि जिसका कि मैं जिक्र हमेशा करती हूँ कि जो दो महत्वपूर्ण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनियां हैं, उन जीवनियों में मल्लिका को चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा अध्याय में रखा गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये गुलाब में कांटा, इस अध्याय में मल्लिका का जिक्र है। भारतेंदु जी की जीवनी है और सिर्फ 2 पन्नों में मल्लिका सिमट जाती है। और वो भी किस अध्याय के तहत? गुलाब में कांटा। एक और भारतेंदु जी की जीवनी है, उसमें उनको कहा गया है चंद्र में कलंक। तो इस चीज ने मुझे बहुत हॉन्ट किया कि जो मल्लिका भारतेंदु जी के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी कि उन्होंने मल्लिका के ऊपर इतने सारे कविताएं लिखी। मल्लिका को उन्होंने अपनी पत्रिका जो हरिश्चंद्रिका थी उसको हरिश्चंद्र मल्लिका, उसको, उस किताब को उन्होंने उसका नाम भी बदल दिया था। तो ऐसी महत्वपूर्ण स्त्री, उसको जीवनीकारों ने क्यों चंद्र में कलंक और गुलाब में कांटा नाम दिया। तो इस चीज का मुझे अक्सर लगा कि नहीं, जो ये मल्लिका के ऊपर जो चस्पा है, ये 2 चीजें कि वो भारतेंदु जी के, हरिश्चंद्र जी के उस चंद्र के जीवन में एक कलंक की तरह थी या फिर उस गुलाब में एक कांटे की तरह थी। माना कि भारतेंदु जी के जीवन में बहुत सारी स्त्रियां थीं, लेकिन मल्लिका का स्थान एकदम अलग था। वह उनके पत्रों में भी मिलता है। जो पत्र उन्होंने अपने भाई को लिखे हैं, उन पत्रों में मिलता है कि मल्लिका मेरे लिए विशिष्ट है। तो उन सब पत्रों में और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और एक बार कथादेश में मल्लिका के ऊपर एक बड़ा आर्टिकल छपा था। तो मुझे लगा कि मल्लिका ऐसा ही वो पात्र है जिसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए।
मल्लिका को लेकर बहुत सारे फेडेड ट्रुथ मिलते थे और उन फेडेड ट्रुथ के बहाने में एक काल्पनिक जीवनी परक उपन्यास लाने का प्रयास कर रही थी। और तब से अब तक भारतेंदु जी की जितनी जीवनियां थी उनमें वो बस एक महान लेखक के मन बहलाव की कोई प्रेरणा मात्र थी, या फिर उनके एक कटाक्ष के बहाने कृपा पात्र बनी स्त्रियों की भीड़ में मल्लिका खड़ी थी। तो मुझे उस भीड़ से मल्लिका को निकालना है। हाँ, लक्ष्मी कह रही है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बिल्कुल। और वो समय तो ऐसा था, विक्टोरियन काल था, तो और भी ज्यादा वो समय ऐसा था कि जहां महिलाओं को, बल्कि एक बात और है कि भारतेंदु जी ने जो उस काल के उनके लेखक समूह था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आसपास जो लेखक थे, उस समूह में भी मल्लिका का कहीं नाम नहीं मिलता है। तो मल्लिका की कथा गल्प होते हुए भी मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति की कहानी थी, जो हाड़ मास से बना हुआ था और किन्हीं बीते वक्तों में जीता हुआ सांस लेता रहा था। उनके होने के अल्प ही सही मगर ओझल ही सही कुछ प्रमाण थे, मगर वो प्रमाण इतने कमजोर थे कि वो केवल भारतेंदु की छाया मात्र बनकर रह गई थी। और उनके बारे में बहुत सारे अनिश्चित और रिक्त स्थान थे जिनको मैंने कल्पना से लिखा, हालांकि वो लिखना आसान नहीं था। मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं कि मल्लिका में कितनी कल्पना कितनी वास्तविकता है। देखिए, पूरा बचपन जो मल्लिका का था वो पूरी की पूरी कल्पना है। उसमें सिर्फ ये कि बंकिम चंद्र जी के परिवार से उनका कोई संबंध था, तो मैंने बंकिम के बहाने मल्लिका और बंकिम का पत्राचार, मल्लिका और बंकिम की बातचीत और मल्लिका के बनने में कहीं ना कहीं बंकिम चंद्र जी का असर मैंने दिखाने की कोशिश की। वो सब कुछ काल्पनिक है क्योंकि उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, बस ये मिलता है कहीं बस इतना सा जिक्र भर मिलता है कि वो बंकिम चंद्र जी की लीनिएज से थी। तो उस लीनिएज के बहाने मैंने उनको बंकिम चंद्र जी के पास में लाने का और एक कल्पना के। अंकुर अरोड़ा जी पूछे मल्लिका कौन थी। मल्लिका हिंदी साहित्य के पुरोधा, हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेमिका थी। तो जो बहुत सारे रिक्त स्थान थे मल्लिका को लेकर, उनको भरना आसान नहीं था। तो उस सब में मेरा जो बंगाल प्रवास था वो काम आया, और बल्कि वो बंगाल प्रवास और वहाँ की हवाएं थी जो मुझे मल्लिका के पास लिए चली जाती थी, और वही उसी तरह का माहौल और वही बंगाल। तो मुझे लगता था ये इलाका ऐसा है जहाँ से मल्लिका रही जुड़ी होगी। 24 परगना, मेदिनीपुर, इस तरह की वो जगह थी वहाँ से आसपास। तो मुझे लगता था कि हाशिमारा बिल्कुल सही जगह है मल्लिका के ऊपर लिखने के लिए। तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की खोज भी की और उस माहौल को अपने अंदर जिया। और मेरा उन्मादी प्रयास रहा कि मैं मल्लिका के जीवन का हर पहलू विचारणीय बनाने की कोशिश करूं, और उनके जीवन को लेकर जो उड़ता हुआ मिथ है वो एक देह धारण करे, वो एक रियलिस्टिक पर्सन बने, और जिसमें उनका बहुत सशक्त होना स्पष्ट हो। क्योंकि जब हम उनका उपन्यास कुमुदिनी पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कि अगर वो छपा होता तो हिंदी का प्रथम उपन्यास होता, और वह प्रथम उपन्यास होता तो मल्लिका सबसे आगे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पे होती। मगर मल्लिका तो अपनी कहानी कहे बिना चली गई, और उनकी अदृश्य और वायवीय कहानी को मैंने वहन किया। तो मुझे लगा कि मैं इस कहानी को कहे बिना नहीं जा सकती इस जीवन से, और मैं उस अधिसंख्य अल्पज्ञातों की तरह ही रह जाऊं, मगर मैं जिज्ञासु हूं और मैं मल्लिका को आगे ऊपर लाना चाहूंगी। ये जो आप देख रही हैं मल्लिका की ही छवि है, ये मल्लिका ही है। इनके चेहरे पे आप देख सकते एक गर्व है, एक गौरव है, एक आत्मस्वाभिमान है। इसमें वो कहीं से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन की अन्य जो स्त्रियां उनकी तरह नहीं है, वो एक विशेष स्थान रखती है। और जब मैंने इसको लिखा तो मुझे लगता था मल्लिका मेरे भीतर उतर आई हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब औरतें सब एक ही जीनोटाइप धारण करती है, जो कहीं पीछे हवा की तरफ उल्टी यात्रा करता है।
तो मल्लिका की कहानी को जानने के लिए उसके वायवी अतीत में जाना पड़ा मुझे, जो कि अतीत कहीं था नहीं, जिसकी मुझे कल्पना करनी थी, जिसका कहीं सूत्र भी नहीं था, जैसे कि उसका बचपन। और ये गल्प कथा अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य होती तो इसमें झीनी, अस्पष्टता, पागलपन और सपनों का स्वाद नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जीवन में बहुत सारी चीजें कल्पना से जब आती हैं तो उनमें एक किस्म का पागलपन और एक किस्म का सपनों का कोहरीला स्वाद होता है। तो वो सब मल्लिका के जो धुंध में छिपा हुआ जीवन था, उसको बाहर लाने में मैंने जो कल्पना की, उससे वो और प्रखर हो गया। बहुत पहले, शायद 2007 जुलाई में, भारतेंदु की प्रेमिका मल्लिका पर एक आर्टिकल आया था, उसके साथ कुमुदनी के अंश भी छपे थे। तो कुमुदनी के अंशों के बहाने मैंने मल्लिका को जानने की कोशिश की कि मल्लिका कैसी रही होगी। विशालाक्षी, कोमल देह वाली, भावप्रवण लेखनी की मल्लिका ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मल्लिका का अतीत भारतेंदु जी को पता हो तो हो, बाकी तो उन्हीं के साथ काल कवलित हो गया। हरिचंद जू के घर से लगी दक्षिण की ओर की गली के मकान में रहने वाली वो एकाकिनी बाल विधवा थी। तो बाल विधवा थी तो उनके बचपन में जाना जरूरी था। उनका जो प्रथम प्रेमी था और पति था, तो नीलिमा पूछे मल्लिका लिखने के दौरान कौन सा अंश था जहां मनीषा को लगा मल्लिका और मनीषा कहीं एकाकार है। शायद मुझे वो वाला अंश जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं और वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बाना पहने होती है, उनके कपड़े पहने होती है, और हरिश्चंद्र जू को कहती है आज आप मल्लिका बनिए। वहां मुझे लगता है कि बहुत कुछ मुझे मतलब मैं उसमें डूब सकी थी। मनोज कुमार पूछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर मल्लिका के संदर्भ में जो बातें आई, बिल्कुल आप मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। ये जो उनकी जीवनी है, इसमें पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के आने का जिक्र है। तो वो आए थे और संयोग से मल्लिका भी मेदिनीपुर के आसपास की रही हैं और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी 24 परगना के रहे हैं। तो एक जाहिर है एक संबंध रहा होगा और वो आए होंगे तो मल्लिका से बिना मिले नहीं गए होंगे। तो एक कल्पना है, एक मेरी सोच है, मेरा अंदाज है। पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से आकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर मिले थे, उनके बीच में अच्छी बातचीत हुई थी। तो मल्लिका जो बंगला उपन्यास के अनुवाद के बहाने 3 उपन्यासों को भारतेंदु जी के जीवन में लाई। यहाँ पर मैं एक बात और जो कहना चाहती हूँ कि मुझे मल्लिका लिखना क्यों जरूरी लगा, क्योंकि हिंदी कथा साहित्य में उपन्यास विधा जो है प्रेमिका के जरिए आती है। वहां उपन्यास हिंदी साहित्य में नहीं था, आख्यान थे। मल्लिका आई तो ट्रांसलेशन आया, बंकिम बाबू के उपन्यासों का ट्रांसलेशन मल्लिका ने किया और उपन्यास शब्द जो था बंगाली था, मल्लिका के बहाने भारतेंदु जी ने उसे हिंदी साहित्य में प्रयोग किया और बहुत दिनों तक आख्यायिकाओं की तरह ही उसका रहा। लेकिन जैसे ही उपन्यास शब्द इस्तेमाल हुआ तो एक बहुत खूबसूरत बात है कि हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा का प्रयोग, उपन्यास शब्द का प्रयोग, उस आख्यान विधा के रूप में उपन्यास शब्द का प्रयोग एक प्रेमिका के बहाने आया। ये विधा पूरी की पूरी मल्लिका के बहाने हिंदी साहित्य में आई। इसको मैं बहुत प्रतिष्ठापित तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस मल्लिका के बहाने इस बात को इंगित करना चाहती थी कि उपन्यास विधा ही हम सबको मल्लिका की देन है। जी हाँ, सरस्वती रमेश जी, वो जो कविता मल्लिका के मुंह से कहलवाई है, हुस्ना के मुंह से कहलवाई है, वो सारी कविताएं बिल्कुल वही है, मल्लिका की कविताएं हैं और हुस्ना की कविताएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनके चलते मुझे लगा कि ये उपन्यास लिखना बहुत जरूरी है। और ये उपन्यास लिखते हुए मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं मैं मल्लिका के बहाने फिर से हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को
पूरा का पूरा ना दोहरा दूं, जिसको बहुत लोग लिख चुके हैं, क्योंकि उनकी जीवनियों में तो उनके पितामह अमी चंद से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक सब कुछ ज्ञात है, और उनकी जन्मपत्री, जीवन के वर्ष, माह, दिवस, घंटों, मिनटों, सेकंडों में उनके जीवन की गणना उपलब्ध है। तो मुझे कितनी बार उसको लिख लिख कर मिटाना पड़ा। बहुत सारी जगह मुझे भारतेंदु जी को कार्व करके मल्लिका को उभारना पड़ा, क्योंकि मैं मल्लिका को रेखांकित कर रही थी, जीव को नहीं, क्योंकि बार बार जीव तो आएंगे ही। ऐसा नहीं था कि मल्लिका है तो जीव नहीं आएंगे। मैंने प्रयास तो किया कि ऐसा कम हो, मगर मल्लिका जिसके प्राण धन हरिश्चंद्र प्यारे ही हो, तो उनको कितना वहां से हटाया जा सकता है। मैंने मल्लिका को बिसरे हुए इतिहास से के साथ में जीव को तो आना ही था। तो यत्र तत्र सर्वत्र मल्लिका को ढूंढते हुए हरिश्चंद्र आपको इसमें मिलेंगे। काल की भाषा की कल्पना राजीव तनेजा जी पूछ रहे हैं। तो अभी हम उस हिंदी जिसके प्रवर्तक भारतेंदु जी रहे, उस हिंदी से अभी हम बहुत दूर नहीं गए हैं। वो अलग बात है कि हम नई हिंदी के बहाने इस हिंदी को दूसरा स्वरूप दे रहे हैं, लेकिन अगर आज भी हम बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ते हैं, नदी के द्वीप पढ़ते हैं, तो वो वही भाषा है जिसे खड़ी बोली और जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हरिऔध की भाषा, अभी कल हरिऔध जी की जयंती थी, तो वो सारी भाषा मुझे नहीं लगता हमने बिसरा दी है। मेरे अंदर वो भाषा रहती है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल की थी, क्योंकि मेरी माँ भी लेखिका रही हैं, तो वो ही विशुद्ध भाषा लिखती थी, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई है इस भाषा को लिखने में। जैसे लोग कहते कि तुमने बहुत मेहनत की होगी इस भाषा में, इस पे भाषा में, तो ऐसा नहीं था। राज गोपाल जी पूछे ऐतिहासिक चरित्रों को मनमर्जी से बिल्कुल, बहुत मनमर्जी से तो नहीं, लेकिन एक कल्पना का, जैसे कि आटा गूंदना है तो आपको जितना पानी मिलाना है उतना आप गूंद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसका पूरी कथा को बिगाड़ दें या किसी विचारधारा के तहत उस कथा का बिल्कुल कोई और अंत कर दें। हम सवालों को बाद में आएंगे, तो मैं पहले इस बात पे बात कर लूं कि मैंने मल्लिका लिखना जरूरी क्यों समझा। मैंने ज्यादातर पॉइंट्स बता दिए हैं। तो जब मैं मल्लिका लिख रही थी तो मल्लिका लगातार मेरे साथ थी। मल्लिका आंचल लपेटते हुए सरस बड़ी आंखों में विषाद, प्रेम, उदात्तता लेकर बार बार मुझे टोकती थी, बार बार मुझसे अपनी कहानी लिखवाती थी, और मल्लिका को अपने भीतर उतारना मुश्किल काम था, क्योंकि मैं बहुत वाचाल हूं और मल्लिका मुझसे एकदम विपरीत है। मैं प्रेम में संकीर्ण हूं और वो उदारतम, और मैं जल्दबाज हूं, वो धैर्य की प्रतिमूर्ति है। मैं अपनी ईर्ष्याओं की मारी हूं और वो अपनी गरिमा की। तो हाँ, मगर जिस पथ पर कोई नहीं चला उस पर चलने की हठीली प्रवृत्ति मल्लिका की भी थी और मेरी भी थी। उन्होंने अनुवाद करके भाषा बरतना सीखा। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारे अनुवाद करके हिंदी भाषा को बरतना सीखा है। और मल्लिका जिनके जन्म, मृत्यु, आरंभ और अंत की कथा ही नहीं पता थी, उनके लिए मैंने गल्प रचा। उन्होंने हिंदी जगत को बांग्ला उपन्यास से परिचित कराया। साहित्य के इतिहास में भले ही उनका नाम नहीं था, मगर उनकी उपस्थिति हम सबको हॉन्ट करती रही है। तो बस उन्हीं के जीवन पर एक औपन्यासिक वितान मैंने रचा, और ये जो मेरा शूद्र सा प्रयास था वो मल्लिका के प्रति उत्सुकता से भरा मेरा अपना अनुराग था। इस उन्माद में मुझसे तथ्य भी फिसले होंगे, मगर गल्प के सहारे मैंने उन तथ्यों को एक जगह दी। एक छूट और मैंने इस उपन्यास में ली कि रूसी उपन्यासों की तरह एक ही व्यक्ति के तरह तरह के प्रचलित नामों का प्रयोग किया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत सारे नामों से पुकारे जाते थे। उन्होंने अपने आप को ही अपनी कविताओं में बहुत सारे नामों से नवाजा था, जैसे कि अपनी प्रेमिकाओं को भी उन्होंने कई नाम दिए थे। तो भारतेंदु जी के जीवनीकार जो हैं ब्रज रत्न दास, वो लिखते हैं, जीवन चरित्रों ही से मनुष्य का सबसे बड़ा मनोरंजन होता है। उपन्यास, नाटक आदि भी कल्पित मनुष्यों की जीवनियां हैं, और उत्तम जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड़ सकती। यहाँ पर मैं मल्लिका की एक कविता पढ़ना चाहूंगी। आज आमार होलो सुप्रभात, नवीन वत्सरे
पद दिल प्राणनाथ ओ वत्सरे पद दिन हेन विधि पुनः देन जैन घरे वासना मन पूर्ण करे जगन्नाथ। तो ये बंगाली में उन्होंने लिखा है। अब इसके बाद में जो मेरा ये दूसरा संस्करण जो आया है, इसकी भूमिका बहुत रोचक है। जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर गई थी और वहाँ मल्लिका पर कार्यक्रम हुआ था, तो उस कार्यक्रम का संस्मरण है, तो मैं चाहती हूँ उसको आप सबको सुनाऊं, अगर आपको अच्छा लगे तो। जब मैं बनारस गई थी और सदानंद शाही जी की एक संस्था है और उसमें वो विविध तरह के कार्यक्रम कराते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मनीषा जी क्यों नहीं हम है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यहाँ मल्लिका पर कार्यक्रम कराएं। तो अगस्त का महीना था और मल्लिका पर बनारस में कार्यक्रम होना था, तो शाही जी ने उनके परिवार में जिक्र किया, जो उनकी वर्तमान पीढ़ी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, दीपेश जी और दीपाली जी। तो वो लोग इतने उत्सुक हो गए कि मल्लिका उपन्यास पर कार्यक्रम होना है तो भारतेंदु जी के निवास पे ही हो और भारतेंदु भवन के प्रांगण में ही हो। तो ये बात मेरे लिए बड़ी उत्साहजनक थी। कार्यक्रम होना तय हुआ 3 अक्टूबर को और मैं 1 अक्टूबर की रात को लंदन से लौटकर आई और 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे वंदे भारत रेल से चलकर बनारस पहुंच गई थी, क्योंकि हमें बताया गया था कि भारतेंदु भवन जाना है तो गोदोलिया उतरना पड़ेगा और फिर वहां से चौखंबा तक ई रिक्शा करके फिर आगे ठठेरी गली में आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। हाई हील और साड़ी तो मुझे संकट हुआ, किंतु जैसे ही हम चौखंबा उतरे उत्साह में मैं सब भूल गई, मुस्कान चेहरे पे आ गई। एक समूह में बातें करते हुए हम सब लोग पैदल चलने लगे, क्योंकि वो जो भी लोग सब कार्यक्रम में जा रहे थे वो सब गोदोलिया पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसके आगे पैदल चलना था चौखंबा से। मगर ठठेरी गली ऐसी थी जिसमें केवल 2 का गुजर, उस पर मोटरसाइकिलों की गुर्राहट, पैदल चलने वालों की हटके बचके बहन जी। तो मुझे याद आया कि उपन्यास में मल्लिका चंद्र भैया को लिखती है, बंकिम चंद्र जी को, कि ये गलियां याद दिलाती हैं इस पदांश की कि प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दो न समाए। तो मैं तो कभी आई नहीं थी, मैंने भारतेंदु भवन मल्लिका उपन्यास लिखने के बाद 1 साल बाद देखा था, लेकिन मैं कभी यहाँ आई नहीं थी। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि मैं ऐसा हूबहू वर्णन कैसे लिख सकी। यह मेरे चकित होने की केवल शुरुआत थी। गली में मिठाइयों, साड़ियों, पूजा के सामान, पापड़, मसालों की दुकानें थीं। गली का कोलाहल मुझे भला लगा। जब गली के मुहाने पे पहुंचे तो एक बड़ा सा दरवाजा स्वागत में खुला हुआ था, जिसकी बाईं ओर लिखा था भारतेंदु भवन। भीतर सहन में 2 पालकियां सच्ची में रखी हुई थी। जिन पालकियों का जिक्र मिलता है वो पालकियां सच्ची में रखी थी, एक खुली पालकी और दूसरी पर्देदार डोली। और बड़ा तामझाम है भाई, हम बोलते हैं ना ये वाक्य, बड़ा तामझाम है। तो दरअसल ये मुहावरा यहीं से जन्मा, क्योंकि उस डोली को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तामझाम कहते थे। डोली देखकर मल्लिका और मन्नो दोनों मेरी स्मृति में झलकी और हमें वहां पर उनके परिवार वालों ने बताया कि आज भी घर की नवेली बहुएं जब भी ब्याह कर आती हैं उसी डोली में गली से घर तक आती हैं। चौखट से प्रांगण में घुसते ही मेरे मन में हूक उठी। अंशु ने वीडियो कैमरा ऑन कर दिया था तो मेरा ध्यान भटका कि कहीं कोई भीनी रुलाई गले से न निकल जाए, इसलिए वो गले में बीच में ही ठिठक कर गायब हो गई। बीच आंगन में कार्यक्रम के लिए सरंजाम था, कुर्सियां, अस्थाई मंच। तिमंजिले मकान के बीचों बीच खड़े होकर मेरी निगाह बार बार छत की तरफ जाती थी। सीढ़ियां, बालकनियां, गलियारे, गवाक्ष, कमरों के भीतर कमरे। तीसरी मंजिल पर था अंग्रेज कमरा, जिसे आजकल वो हवा कमरा भी कहते हैं, जहां संभवतः भारतेंदु जी की संभ्रांत बैठकें जमा करती थी। और दीपेश जी की जो अर्धांगिनी है मालिनी जी, उन्होंने बताया कि बाहर की सीढ़ियां अलग है और महिलाओं के लिए भीतर की सीढ़ियां अलग है। मैं एकदम चौंक गई कि ये मेरा अनुमान सही था, क्योंकि एक दृश्य में मल्लिका मन्नो से टकराए बिना कुछ गोष्ठियों और बैठकों में भाग लेती है,
क्योंकि बाहर से वो चली जाती है। इन्हीं के चलते मल्लिका के आने पर वो उसको चुपचाप से अपने अध्ययन कक्ष में भी ले जाते थे। और उस कार्यक्रम में अवधेश प्रधान जी जैसे विद्वान की अध्यक्षता थी, प्रोफेसर शुभा राव जी थी और सदानंद शाही जी का वक्तव्य था। तो कार्यक्रम तो सफल होना ही था, क्योंकि पूरे बनारस से साहित्यानुरागी आकर जुटे थे और जिसने भी मल्लिका पढ़ी थी वो भी, और जिन्होंने केवल सुना था वो भी आए। वे लोग भी थे जो भारतेंदु भवन को देखने के आकर्षण में आए थे और मल्लिका से रूबरू हो गए थे। क संस्था की अवधारणा जो है वो ये है, चलो लेखक के घर। इस कार्यक्रम की ये पहली ही कड़ी थी और वो आरंभ हुई हिंदी के पितामह भारतेंदु जी के घर से। बनारस के भीड़ भरे बाजारों से होकर पतली गली में पैदल चलकर पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन ढेर सारे लोग वहां पर आए। वहां उपस्थित हर व्यक्ति के अंतस में मल्लिका और भारतेंदु जी राधा माधव की तरह बिराजे हुए हिंडोला झूल रहे थे। मुझ सहित सबको लग रहा था कि कुछ अलौकिक घट रहा है। भारतेंदु परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी उत्सव का उल्लास था। दीपेश जी, मालिनी जी, दीपाली जी, राजकृष्ण जी और भारतेंदु जी के युवतम वंशज कंदर्प चौधरी, सब लोग हम लोगों की अगुवानी बड़े स्नेह और सम्मान से कर रहे थे। भारतेंदु जी के आंगन में मल्लिका शब्द सहस्त्रों बार दोहराया गया। संचालक वक्ताओं के मुख से जानबूझकर, कभी जिह्वा की फिसलन से मनीषा मल्लिका भी संबोधित हुआ, लेकिन उस पल मुझ में मन्नो व्याकुल थी। मेरा तो महज अनुमान ही था कि मन्नो देवी और गोकुल चंद्र जी ने फाइनली मल्लिका को उसका सम्मान दिलाया था, जिसके चलते भारतेंदु जी की पुत्री विद्या देवी के पौत्र गिरीश चंद्र चौधरी जी और उन्हीं परिवार की जो वंशजा हैं विदुषी डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने ये परिपाटी निभाई होगी, क्योंकि उन्होंने मल्लिका पर काफी लिखा है कि आज हम अंशों में ही सही कुमुदनी, कुलीन कन्या, पूर्ण प्रकाश चंद्र का पाठ कर पाते हैं। ये सब मल्लिका की किताबें हैं। वरना अगर उस घर में सम्मान नहीं मिला होता, मन्नो ने उस मल्लिका को एक जगह नहीं दिलाई होती, तो क्या हम इन सब किताबों को पा सकते थे? ईर्ष्या और डाह में हो सकता था मन्नो उन किताबों को जला देती, लेकिन वो किताबें वहां हैं, हमारे हाथ में हैं। और ये कार्यक्रम भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण था कि भारतेंदु जी के घर में मल्लिका का पाठ हो रहा है। तो क्या इस जगमग उदार वर्तमान के अतीत में मन्नो देवी का उदात्त भाव नहीं रहा होगा? मेरा मन अटपटी लय में धड़क रहा था। ऐसा लगता था कि सबसे पहले छत पे जाके देख के आऊं कि ऐसी कोई जालीदार मुंडेर है जिसमें जहां से मल्लिका का कक्ष दिखता हो। मुझे मल्लिका की वायवीय उपस्थिति महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे सामने गलियारे में वह भीगे नयन ऊंचा भाल लिए मुझे मुस्कुराती हुई देख रही है और सबको सुन रही है। मैं बार बार आंगन से तिमंजिले घर के बीच टिके चौकोर आकाश को देखती। क्या यहाँ तक पहुंचती थी मल्लिका की सुमधुर प्रभाती और उसके स्वर? जब कार्यक्रम की समाप्ति हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतेंदु जी के घर आंगन गलियारों को देखना चाहते थे। मैंने भी मालिनी जी के साथ पूरा घर देखा। भारतेंदु जी की तस्वीरें, किताबें, ठाकुर जी, कितनी बार चाहा कि एक अवसर मिले कि किसी दीवार से टिक के फूट फूट कर रो लूं। कौन थी मल्लिका जो किसी फांस की तरह मेरे मन में टेढ़ी होकर फंस गई थी और इन दीवारों से टिक कर रोऊं तो निकल जाएगी। बहुत बार आंखें गीली हुई और मन की विवलता धीरे धीरे निसरत हो गई। मैं एक अनवरत लिखने वाले लेखकी भाव से मल्लिका उपन्यास से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए मैंने मल्लिका लिखा। मैं आगे नया लिखना चाहती थी। ठठेरी गली से निकलते निकलते मैं मल्लिका से मुक्त हुई या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर का एक उद्वेलन शांत हो चुका था। मुझे कहा जाता है कि मैं मल्लिका का सीक्वल लिखूं, कि कल्पना से ही कि वृंदावन जाके क्या हुआ, क्या वो वापस कलकत्ता लौटी। लेकिन फिलहाल तो पाठकों के लिए मल्लिका का दूसरा संस्करण है। भविष्य में संभव हुआ तो मैं इस उपन्यास का दूसरा हिस्सा लिखूंगी। अभी मैं आपको इसके कुछ अंश सुनाना चाहूंगी जो मैंने चुन रखे हैं। यहाँ मन्नो के लिए तुम्हारी सदाशय लेखनी लक्ष्मी जी कह रही है। हाँ, मन्नो भी मुझसे उतनी ही अच्छे से जुड़ी है जितनी कि मल्लिका। मैं एक अंश पढ़ती हूँ इसमें से। मल्लिका इन भूल भले या मकानों को देखकर
आश्चर्य किया करती थी कि गली उन दो तरफा घरों को कैसे अलग करती है, तो छतें उन घरों को जोड़ देती हैं। आसमान तल पर अलग अलग आकार प्रकार के कक्ष, छतें, कोठरियां, दुछत्तियां, सुविधा अनुसार उनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ होगा। मल्लिका का प्रिय कमरा था वह जिसके द्वार के आगे लंबा गलियारा था। गलियारे के बीचों बीच आगे निकला षटकोणीय गवाक्ष जैसा नक्काशीदार जालियों वाला प्रकोष्ठ था। वह वहीं प्रकोष्ठ में बैठकर लिखा पढ़ा करती थी। इस प्रकोष्ठ से गली, इस घर का दालान और निकट वाले घर की छत दिखती थी। साथ ही घर के भीतर सुरक्षित रहकर बाहरी वातावरण से जुड़ा जा सकता था। मल्लिका मन बहलाने के लिए पुस्तकें पढ़ती, ईश भक्ति की छोटी बांग्ला संस्कृत कविताएं लिखा करती थी या टूटी फूटी बांग्ला मिश्रित ब्रज भाषा में वैष्णवी दोहे लिखती थी। प्रातःकाल में जब वह धूप खाने और प्रकृति से परिचय हेतु छत पर जाती तो छत को जोड़ती जालियों वाली दीवार के आर पार से ही उसे दूसरा घर दिखता जहां से मल्लिका और हरिचंद जी का परिचय हुआ था। हरिचंद जी से मल्लिका की भेंट विचित्र घटना थी। वह दिसंबर की शीत से ठिठुर कर छत पर धूप की उष्णता सोखने चली आई थी। आर्द्र केश कंधों पर फैले थे, कत्थई चौखाने वाली साड़ी का आंचल सर से हटा हुआ था। सारिका भुवन मोहिनी से बतिया रही थी। मल्लिका की जो चिड़िया मतलब बुलबुल है सारिका, भुवन मोहिनी नाम है उसका, वो उससे बातें करती है। सुन, दादा कहते हैं मैं इस नगर के लोग बड़े ज्ञानी और कलावंत हैं, मगर जब से मैं आई हूं मैंने यहाँ केवल कर्कश बूढ़े और दिनभर गृहस्थी में लगी महिलाएं देखी हैं। मुझे तो कोई पुस्तकों की दुकान या पुस्तकालय नहीं दिखता यहाँ कलकत्ता की तरह। हरिश्चंद्र जी छत पर बैठे हुए एक पत्र लिख रहे थे। अचानक उन्हें बांग्ला मिश्रित हिंदी में ये उल्हाना सुनाई दिया। वे उठकर आए। ईंटों के बीच खुले चौखाने से झांका एक विचित्र दृश्य था। एक मुक्त केशिनी, एक वसना स्त्री दरी पर पेट के बल लेटी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस सांवली सुनहरी पीठ और उस पर फैले घने केश, और उन केशों से खेलती एक सारिका कुट कुट करके वहां पर थी। सामने एक पुस्तक के पृष्ठ फड़फड़ा रहे थे। तभी सारिका बोली, भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी। कुछ घड़ी को वो उस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। फिर याद आया, रजत मोहन कहता था एक भद्र विधवा महिला उनके पड़ोस के मकान में डेरा किए हुए है। क्या ये वही है? बहुत दिनों से वे आसपास की सुधि नहीं ले पाए थे। काशी महाराज अस्वस्थ चल रहे हैं तो रोज वहां का आना जाना लगा रहता है। तभी उस स्त्री ने करवट ली और सारिका को पिंजरे में डाल दिया। ओ बाबा रे, चल भीतर। यहाँ के गगन में तो कैसे कैसे चील, बाज और शिकरे उड़ा करते हैं। कहीं तुझे ग्रास बना लिया तो? यह भी एक रूपक है, बिल्कुल सारिका और बाज और शिकरों का, और खुद मल्लिका और भद्रद्विज हरिश्चंद्र जी का। एक श्यामल वर्णी लावण्यमयी मुख पर अति विशाल नेत्र देखकर हरिश्चंद्र जी चकित रह गए। कैसा अनोखा चेहरा है ये, न कभी देखा न कभी सुना। वाणी कितनी मीठी और उच्चारण कितना मनमोहक, वैसा जैसा कि पुरी में बाउल गायकों का हुआ करता था। उनकी उत्सुकता चरम पर जा चढ़ी, किंतु वे चुप रहे। चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे और सोचने लगे इस एकाकिनी पड़ोसन के बारे में, भुवन मोहिनी। वे सोचते थे कि कोई वय प्राप्त अधेड़ कुलीन विधवा होगी जो काशी प्रवास को आई है, मगर ये तो नितांत अल्पवयस है। पुस्तकों में बंगाली सुरुचि और काशी में पुस्तक की दुकान और पुस्तकालय खोजती है। वो मुस्कुराए एक गूढ़ मुस्कान। उस दिन सांझ ढलने से पहले उन्होंने अपने घर की एक सेविका को कुछ चुनिंदा पुस्तकें मल्लिका के घर भिजवाई, जिनमें सूर तुलसी की कविताओं पर सरल हिंदी में टीकाएं थीं। मल्लिका उस बेला प्रकोष्ठ में अनमनी बैठी आकाश निहार रही थी। पक्षी नीड़ की ओर लौट रहे थे और उसका मन इस नगर में स्वयं को अनमना पा रहा था। गली के बाहर निकलते पुरुषों की निगाह उस पर गड़ गड़ जाती है। स्त्रियां उसे देखकर कानाफूसी करती हैं। भाषा की समस्या, यूं तो मल्लिका मितभाषी है, किंतु कभी तो किसी से दो शब्द बातचीत हो। तभी एक स्त्री उनके दालान में दिखी। उसके हाथ में एक थैला था। वह कजरी को पुकार रही थी। कजरी शाक भाजी लेने गई हुई थी। मल्लिका नीचे उतर आई।
कौन चाहिए? बीबी, मालिक ने भेजी है ये पोथियां। कौन मालिक? वे बगल की कोठी के मालिक सेठ साहब। कैलवा भेजा है, इनमें से जो चाहें रख लें। मल्लिका ने थैला दीवान पर उलट दिया। उसमें 2 बांग्ला किताबें थी और कुछ हिंदी की। वह असमंजस में पड़ गई। साथ में कागज का टुकड़ा था। भुवन मोहिनी जी, मैं हरिश्चंद्र अग्रवाल हूँ। ये कुछ पुस्तकें मैं अपने निज पुस्तकालय से आपकी शिकायत पर भिजवा रहा हूँ। यहाँ पुस्तकों की दुकान भी है, कुछ दूर पर सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। मल्लिका ने सभी किताबें रख ली और कलम लेकर एक कागज पर लिखा देवनागरी में, धन्यवाद। अगली सुबह मल्लिका और उसकी सारिका छत पर आए ही नहीं। हरिचंद जू 2 बार टहल कर चले गए। ऐसी ही कई सुबह बीत गई। ऐसी ही भोर के कोहरे के जाल में सूरज की सुनहली किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही थी। हरिश्चंद्र जी अपनी छत पर टहल रहे थे और छिटकती हुई किरणों की लीला देख रहे थे, पर उनका मन भी अनमना था। वह कहाँ है? मन ही मन पुकारा उसे। तभी चेहरे पे किरणों का जाल लिए उन्होंने एकाकिनी पड़ोसन को अपनी ही छत की तरफ ताकते हुए पाया। इकहरी लंबी देह, सांवला रंग, पूरे चेहरे को परिभाषित करने को पर्याप्त विशाल नयन। उसके सांवले सुघड़ पैरों में आलता लगा था। भेष विधवा का, बालों में घूंघर, आंखों में काजल, होंठ मिसवाक से रचित। ये विधवा थी मगर दिखती नहीं थी। प्रणाम भुवन मोहिनी जी, हरिश्चंद्र जी नयन मिलते ही बोले। महोदय, ये मेरी सारिका प्रणाम तो नहीं बोलती और पुस्तकें भी नहीं पढ़ती है। जो आपने इसे भेजी है वो मैंने पढ़ डाली है। जी जी, इस मैना का नाम है भुवन मोहिनी, कहकर हौले से हंस दी मल्लिका। उसके एक साथ दंतावली और सुगढ़ होंठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मन को लग गए। हे ईश्वर, मैं तो सोचता था आप ही भुवन मोहिनी हैं और ये आप ही का शुभ नाम है। आपकी विनोद प्रियता का तो मैं आज से दास हुआ। ठहाका मारकर हंस दिए। हम मल्लिका हैं। आभार इन पुस्तकों के लिए। हिंदी हम पढ़ लेते हैं मगर बहुत धीमी गति से। बंगला पुस्तकें तो हम पढ़ चुके हैं, वापस भिजवा रहे हैं। हिंदी पुस्तकें कुछ दिन बाद भिजवा देंगे। आप हिंदी बोल लेती हैं? कलकत्ता में मेरे भैया की दासी ब्रजवासिनी, वो हिंदी बोलती थी। एक बात पूछनी है, क्या यहाँ मुझे हिंदी सिखाने वाली कोई महिला अध्यापिका मिल जाएगी? वैसे संस्कृत देवनागरी लिपि का मुझे अभ्यास है। जी, मैं पता करके बताता हूँ। मुझे प्रसन्नता हुई आपका हिंदी प्रेम देखकर। यह तो उनकी मुलाकात का अंश था। अब इसमें कुछ अंश हैं। इसमें अंत का अंश में पढ़ती हूँ क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो मैं चाहूँगी जो भारतेंदु जी का अंत है और उसमें मल्लिका की स्थिति है, उस पर मैं एक अंश पढ़ूं। रात भर मल्लिका सोई नहीं। प्रत्यूष से ही इस पूरे उपन्यास में उनके प्रेम की गाथा है। कैसे मल्लिका ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ लगातार उनकी रीढ़ बनकर रही। कैसे उन्होंने मल्लिका ने तन मन धन से भारतेंदु जी का साथ दिया। हाँ सुनीता, रचना प्रक्रिया पे हम बात कर चुके पहले ही, तो अभी फिर से हम बात करेंगे। सदानंद शाही जी नमस्कार। आपके ही सौजन्य से ये मल्लिका उपन्यास संभव हुआ, तो मैं हमेशा आपके आभारी रहूंगी। और उस अभूतपूर्व कार्यक्रम की भी जो हमने भारतेंदु भवन में किया था। रात भर मल्लिका सोई नहीं। प्रत्यूष से ही वह खिन्न मना होकर छत पर घूम रही थी। रूखे बाल, अस्त व्यस्त कपड़ों में ही वह पगलाई सी भटक रही थी। पूरी रात आंखों में जागते कटी थी। एकाएक वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। बाहर बड़ा गहरा अंधियारा था। ज्यों ज्यों आकाश में बादलों का जमघट बढ़ता, अंधेरा और गाढ़ा होता जाता। अमावस, आधी रात और माघ का महीना। रात के पहर तो झड़ी लगी थी बूंदों की। धड़ाके के साथ छत पर बिजली गिर रही थी। डरावना शोर था, बस शोर। वह सोचने लगी कैसे बीती होगी ज्यू की रात। इधर दिन भर से मल्लिका का चित्त उछटा हुआ था। उधर शाम 7 बजे हरिचंद जू
घर की एक कोठरी पर पलंग पर पड़े हुए थे। पसलियों में रह रह कर दर्द उठता था। वे सोचते थे कि इस पीड़ा में भी समय तो बीतता ही है। रात जाती है, सूरज निकलता है, फिर डूबता है। साथ ही हमारे जीने के दिन घटते जाते हैं। हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं मैं 35 बरस का हुआ। कहने के समय तनिक भी हिचक नहीं रहती। मुखड़ा वैसे ही हंसता रहता है, मानो हम लोग जानते ही नहीं कि मरना क्या होता है। पर सच बात तो यह है कि हम 20 बरस 35 बरस के नहीं होते। हमारे जीने के दिन में से बरस घट जाते हैं। मरना इतना डरावना नहीं है जितना लोग समझते हैं। सच तो यह है कि मरने से ही जीने का आदर है। जो जग में मरना ना होता तो लोग जीने से घबरा जाते। धरती एक ऐसी अनोखी ठौर है। इस पर जन्म लेकर एक न एक दिन हम इस बात में उलझ जाते हैं और जिसका जो ढंग होता है वैसे ही जीता जाता है और प्यार करने के लिए वैसा ही बहुत कुछ उसको यहाँ मिल जाता है। वे पीड़ा से कहरा रहे थे। घूंघट में गंगाजल तुलसी हाथ में लिए मन्नो की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं 5 जन और बैठे हुए थे। 2-4 जन उनकी देखभाल कर रहे थे। अंग्रेज और बंगाली डॉक्टर कुछ दूर बैठकर बातचीत कर रहे थे। भाई गोकुल के मुख पर उदासी थी। वे उनकी दशा घड़ी घड़ी बिगड़ती हुई देख रहे थे, मगर वे किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। अब वो मतिभ्रम में थे। जब मल्लिका को बुलवाया गया तो वह कजरी को साथ लेकर दौड़ती हुई चली आई। उसका मुखड़ा भी उदास था। जी पर कुछ चोट सी लगी जान पड़ती थी। आंखें भी थिर थी। कभी कभी बिजली की कौंध की भांति मुखड़े पर तेज भी झलक जाता। साथ ही मुख से ठंडी सांस निकलकर बाहर की पवन में मिल जाती। मल्लिका ने हरिचंद जू की ओर अपनी निराशा भरी दृष्टि डाली। क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे जू? हरिश्चंद्र म्लान हंसी हंसे और बोले, क्यों ना पहचानूंगा, आप साक्षात सरस्वती हैं। क्या आज आप मुझे विपदा से उबारने आई हैं या लिए चलने साथ में अपने? और आपकी वीणा कहाँ है? वह हंसे और मल्लिका की आंखों में पानी आ गया। वहां बैठा वृद्ध साधु जो मन्नो देवी का गुरु था कहने लगा, ऐसे अलौकिक भ्रम मृत्यु के पूर्व के संकेत हैं। बेटी चिंता न करो। तभी जीव ने डूबती चेतना के पार से आवाज दी, मन्नो। बोलिए जी, कुछ खाएंगे क्या? चाय? मन्नो उन पर झुक गई। वे उसकी बाह थामे देख रहे थे। नहीं, मुझे बताओ समय क्या हुआ है? रात होती है, थोड़ी देर में 10 बजने को हैं। मल्लिका बहन को भेज दूं? सुबह पुनः आ जाएंगी। मल्लिका सामने ही आंचल मुंह में दबाए, नेत्र जल सबसे छुपाती हुई पलंग के निकट अंतिम दीप सी प्रकंपित बैठी थी। वे त्वरित गति से सर हिलाने लगे और अदृश्य की ओर हाथ उठाने लगे। हे मेरे माधव, इधर आओ ना। आते हैं, मुख दिखलाओ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मुख से निकले सच्चे शब्द हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि उनको सरस्वती देवी दिख रही हैं। ये उनके सच्चे शब्द हैं, उनकी जीवनियों में लिखे हुए हैं। अस्फुट स्वरों में वो कुछ गुनगुनाते थे। चंद्रिका चंद्र के साथ अंधियारे की गैल उतर गई। समस्त ज्ञान श्वासों की कड़ी के साथ टूट कर बिखर गया। विज्ञान का प्रदीप बुझकर वाष्प हो गया। वाह रे समय, आह रे काल। मन्नो दहाड़ कर रो पड़ी। मल्लिका की सिसकियां भी भारी पड़ती थीं। उसने आहिस्ता से चरण छू लिए मृत देह के। उसका अंतस सुन्न था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जा चुके थे। आप चलिए, मैं आती हूँ, वह बुदबुदाई। काशी में खबर फैलने लगी थी, भीड़ जुटने लगी थी। अखबारों में खबर आ गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवसान, और चंद्र अब असमय अस्त हुआ। मल्लिका फिर एकाकिनी। उनके अंत के साथ उसकी अब तक की चली हुई राह डूबकर खो गई थी। लक्ष्य तो मानो कोई था ही नहीं। संसार का एक नायक चला गया, फिर भी संसार के व्यापार चलते रहेंगे, मगर मल्लिका का संसार, एक छोटा सा संसार, अंधेरे में डूब गया था। कुंजीड़नों, कहारिनों, नौकरों, सबको गला फाड़कर रोने का अधिकार था, किंतु मल्लिका को नहीं। वह अपने घर लौट आई। यहाँ कजरी रोती थी। मल्लिका को देखकर उसने अंक में भर लिया। मलकिनी भरतार चले गए। मल्लिका कुछ नहीं बोली, निस्पंद झूले पे जा बैठी। भरतार? जू भरतार तो नहीं, लेकिन मेरे जीवन की सार्थकता थे। लक्ष्यहीनता तो मेरे जीवन का ही देह है।
हर बार घूम फिर कर मैं लक्ष्यहीनता की आकाश गंगा पर पाती हूँ स्वयं को अंतरिक्ष में चलती हुई। हाँ, अब कौन पुकारेगा हरिश्चंद्र के। मल्लिका के हृदय से संकोच का पत्थर हट गया। वह उच्च स्वर में विलाप कर उठी। जीव, आपने तो मुझसे मेरी प्रतीक्षा भी छीन ली। अब किसकी प्रतीक्षा किया करूंगी मैं। मुझे संग लिए जाते। कजरी ने इस हतभागा को जी भर कर रो लेने दिया। न जाने फिर कितने शोक के विलाप के बुलबुले थे जो आंखों से फूटते चले आते थे, रुकते ही नहीं थे। तीसरी रात थी कि वह सोई न थी। अपने बिछौने में जू की महक पाकर वह रोते रोते सो गई। जैसे ही वो सोई, प्रातःकाल कजरी ने जगा दिया। मलकिनी, अर्थी की तैयारी है, दर्शन कर ले। शव यात्रा की तैयारी में कौन स्मरण करता है कि कोई मल्लिका भी थी, जिसके नैकट्य से ये मृतदेह प्रफुल्लित हुआ करती थी। इसके भीतर एक हृत्पिंड था जो हर पल मल्लिका का नाम स्मरण करता था। फूलों और गुलाल से ढकी जीव की देह बारंबार पुण्य लेने हेतु बदलते कंधों पर चल दी। आत्मा एकाकी गमन पर थी, किंतु शरीर के साथ अपार भीड़ थी। शहर के समस्त गणमान्य उपस्थित हुए थे। चरण पादुका घाट पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंतिम क्रिया संपन्न हुई। 1 घंटा पश्चात मल्लिका कजरी को लेकर मुख ढांप कर पीछे पीछे चली, गलियों गलियों, गुंजल गुंजल। काशी के उस घाट पर चंदन की लकड़ियों में जलती चिता के ओज से चहुं दिस प्रकाशमान थी। चौंधिया देने वाला आलोक रुक चुके स्पंदनों के पश्चात भी लपटों में धधकता था। जीवन के क्षीण उल्लास, लोगों की श्रद्धांजलियों की बाढ़, विवादों की काली छायाओं का विरक्त कर देने वाला नाच, और फिर चिर शांति, ओम शांति। देह से जुड़े अंतिम कर्मकांड करके सब चले गए। चिता जलती रही। मल्लिका वहीं दूर बैठी घाट की सीढ़ी पर अंगारों में से रह रहकर उठते स्फुलिंगों को देखती रही। शोक दर्शन में बदल गया। अभी जाने कितने बिछोह शेष हैं मेरे भाग्य में। सबका हिसाब चुकाऊं तब भवसागर के उस पार मुझसे मिलना प्यारे हरिचंद जू। अपनी डोंगी लिए 13वें दिन परिवार की स्त्रियों के बीच मन्नो देवी ने भरे मन से मल्लिका को संबोधित किया। ये उपन्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये मल्लिका एक बहुत सीधी सच्ची समझ वाली और भली मानस है। मैंने आज तक अपने स्वामी के आसपास बहुत सी स्त्रियों को देखा। समाज में, रिश्तेदारी में बहुत से ढंग की स्त्रियां देखी, पर मल्लिका जैसी मुझको देखने में नहीं आई। भैया गोकुल, इनकी जो भी अंतिम इच्छा सो थी। मेरी भी यही चाह है कि इनकी कंपनी, पांडुलिपियां और पुस्तकों का अधिकार और हर माह 50 रुपए की रकम मल्लिका को मिले। परिवार में इनका आवागमन और सम्मान दूसरी पत्नी की तरह हो, कहकर मन्नो देवी ने भरे गले से मल्लिका के समक्ष हाथ जोड़ दिए। मल्लिका के कपोल पर अश्रु ढलक आए। सबके जाने पर अपने कमरे में ले जाकर मन्नो देवी ने जीव का सहेजा हुआ एक दुशाला दे दिया। लो, इनका और तो कुछ बचा नहीं, ये तुम रखो बहन। मल्लिका ने दुशाला ले लिया और फफक कर रो पड़ी। तो ये अंश थे मल्लिका से कि कैसे मल्लिका की मुलाकात हुई और कैसे अंत हुआ, और मल्लिका ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाते देखा। इस बीच जीवन की बहुत सारी धाराएं उसने देखी। तो ये पाठ था। अब कुछ सवाल हो तो जिनके मैं जवाब दे सकती हूँ, हम संक्षिप्त में बात करते हैं। जी, आप कुछ लोगों से छूटा होगा कुछ हिस्सा, तो आप उसको सेव होगा तो आप वहाँ सुन लीजिएगा। और कुछ सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। जी, मार्मिक तो था ये हिस्सा। सदानंद शाही जी कह रहे हैं आपकी आवाज से मिलकर शब्द जी उठते हैं। आपका आभार। सीमा जी, प्रबोध जी कह रहे हैं कि जैसा लेखन वैसा ही वाचन। दरअसल शब्द, जिन शब्दों को आप जीते हैं, वो शब्द आपके अंतस में एक गूंज बन के रहते हैं। तो जब पाठ करते हैं तो वो गूंज बनी रहती है। इस उपन्यास की योजना के बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। सुनीता जब
जब मैंने पिछला उपन्यास लिखा तो उसमें आर्टेमिसिया का जिक्र था, जो एक इतिहास में ओझल कलाकार थी। तो मुझे लगा था कि हिंदी साहित्य में भी कुछ ऐसे पात्र होंगे। तो मल्लिका पे एक बार तो साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख छपा था और एक बार कथा देश में। तो दोनों बार मल्लिका ने मुझे बहुत आकर्षित किया था। तो जब मैं बांग्लादेश वेस्ट बंगाल रह रही थी तो वो माहौल मुझे रह रहकर इस बात को प्रेरित करता था कि इसी जगह से मल्लिका निकलकर बनारस गई होगी। तो मैं उसका बचपन और वो सब उसको खोजूं और इस उपन्यास को मुकम्मल बनाऊं। इसकी भाषा के लिए मैंने वंदना जी कुछ काम नहीं किया, क्योंकि ये भाषा हम सबके अंदर रहती है। ये सब हमारे जीनोटाइप का हिस्सा है। क्योंकि हाँ, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, कुछ शब्दों का हेर फेर किया, लेकिन ये भाषा मुझे नहीं लगता हम सबसे छूटी है। जैसे विनय जी के, हम विनय जी यहाँ पे हैं, उनकी यक्षिणी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक बहुत अद्भुत भाषा रहती है। चंदन पांडे जी कह रहे वृंदावन से आपको सुन रहा हूँ। तो मल्लिका का अंत तो वृंदावन में ही हुआ था, और कहते हैं कि काशी से मल्लिका सारी अपनी पांडुलिपियां, भारतेंदु जी की पांडुलिपियां गोकुल चंद्र जी को देकर उनके पैर छूके वहां से चली गई थी। जी सुमन जी, कल्पना को वास्तविकता का जामा पहनाना कठिन भी है लेकिन मजेदार भी है। ऐसा लगता है कि आप जिग्सो पजल के टुकड़े जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही कोई टुकड़ा आता था मैं उसको जोड़ती थी जहां उसकी मुकम्मल जगह मिलती थी। तो ये एक जिग्सो पजल को जोड़ने जैसा था, क्योंकि मल्लिका के कुछ टुकड़े तो जीवंत थे, कुछ मुझे कल्पना से जोड़ने थे। बिल्कुल, मैं इसका दूसरा भाग भी लिखूंगी। हाँ प्रज्ञा, भाषा अंदर रहती है और उसकी अनुगूंज मिलती है। रीना कुमारी जी, मल्लिका के बारे में वसुधा डालमिया की किताब में भी थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी सी इन दो पुस्तकों में है जो मुझे सदानंद शाही जी ने उपलब्ध कराई थी। ये जीवनियां हैं, और एक हरिचंद प्यारे प्रतिभा अग्रवाल जी की, जो मुझे आज तक नहीं मिली है, उसको मैं बेसब्री से पढ़ना चाहती हूँ। उस किताब में भी मल्लिका का जिक्र है जी। जी बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि हर रचना का पूर्व और उत्तर राग अपने आप में मायने रखता है। अनीता कह रही है कि भाषा को समझना पड़ा। हालांकि इतनी कठिन शब्द नहीं है, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। तो जिन लोगों ने, हम सब ने बचपन में संस्कृत पढ़ी है, तो भाषा, मतलब मेरे को तो लगा कि मुझे जब मल्लिका में लिख रही थी तो मुझे एक एप्रीहेंशन था कि नई पीढ़ी इस भाषा को पढ़ेगी या इस किताब को ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है। तो पर ऐसा नहीं हुआ। ये भाषा हम सबके अंदर रहती है, हम इसी भाषा से हम जन्मे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाषा हमारे भीतर है और इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीमा राय द्विवेदी जी कह रही है हमारे समाज में पुरुष की प्रेमिकाओं को सहजता से स्वीकार किया जाता है और यहाँ स्त्री के एक से अधिक प्रेमी। लेकिन अभी हम हाल ही की जो कुछ आत्मकथाएं आई हैं स्त्री महिला लेखिकाओं की, उनको पढ़े तो उन सबको स्वीकार किया गया है, एक से अधिक प्रेमियों को भी। एक्चुअली अभी तो समय खुला है, अभी तो हम इस प्री मैरिटल रिलेशनशिप और इस तरह की बातों पे हम करते हैं, बात होती है। और बहुत सारे आत्मकथाएं ऐसी हैं जिनमें स्त्रियों ने अपने एक से अधिक प्रेमियों और अपने साथियों के बारे में लिखा है। हम बहुत सारी ऐसी वाली, मैत्रेय जी ने लिखा है, प्रभा खेतान जी की हम आत्मकथा पढ़ते हैं, कृष्णा अग्निहोत्री जी की पढ़ते हैं। तो वहां लिखा गया है और कोई इस बात का हवा नहीं बना। धन्यवाद आप सबका। मुझे लगता है कि अब इस गोष्ठी को और इस संवाद को और इस लाइव को हम समाप्त करें। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सीमा।
मल्लिका के लेखन के दौरान मुझे लगता है आप लोग जाने नहीं देंगे। हाँ नीलिमा, मल्लिका मनीषा लोग करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मल्लिका मल्लिका थी, मल्लिका मेरे बिल्कुल विपरीत थी। मल्लिका होना बहुत एक अलग स्तर पे जाने जैसा है। मल्लिका लिखने के दौरान रोचक संस्मरण यही था कि जो सारिका है मल्लिका की, वो ऐसे ही नहीं आई है। मेरे पास बज था, तो जब भी मैं लिखती थी तो वो बज महाशय बैठे रहते थे कुट 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 करते हुए, और मेरे लिखे हुए शब्दों को पकड़ते थे। तो मुझे लगा कि मैं मल्लिका के लिए भी एक पालतू सारिका बनाती हूँ। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। मुझे बड़ा आनंद आया था कि मल्लिका को भी मैंने एक पक्षी का साथ दिया था, जो कि मेरा बजू था। कमलेश जी, आप पढ़ेंगी तो भाषा उसको सहज लगेगी। ललिता दीदी, आप अब आए हो, आपको वापस दोबारा लाइव सेव में जाके सुनना पड़ेगा। अब विदा लेती हूँ, आभार आपका। चेताली सिन्हा जी कह रही है बांग्ला भाषा के साथ अन्याय हुआ बांग्ला, और इस उपन्यास में यही सब दिक्कतें आई कि मैं इतिहास का पालन करूं और कोई तथ्य गलत ना जाए। फिर भी भाषा को लेके तो कुछ त्रुटियां पिछले उसमें हुई थी, जो अब सेकेंड एडिशन में ठीक हो गई है। अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद आप सबका, आप सब लाइव में आए।